अनअकैडमी लाया है CSIR UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट, जो कि अभी लाइव है अनअकैडमी पे, जहां पे आपको 10 साल के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने का चांस मिलता है। और ये स्टार्ट है 3 अक्टूबर 2021 से। हर संडे आप इसे लाइव सॉल्व कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हर संडे आपका इससे प्रैक्टिस होता रहेगा। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है अपने प्लस प्लेटफॉर्म पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट CSIR UGC नेट, जो कि स्टार्ट है आपका 2 अक्टूबर 2021 से ही। लाइफ साइंसेस के लिए, फिजिकल साइंसेस के लिए, मैथमेटिकल साइंसेस के लिए, केमिकल साइंसेस के लिए, सारे जो मेन हैं आपके CSIR UGC नेट के पेपर्स, उनके लिए इसका भी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। थर्ड, मेगा ऑफर लाया है अनअकैडमी फॉर CSIR UGC नेट, जहां पे आपको मिलता है 12+2, यानी अगर आप खरीदते हैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री। ये केवल प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही वैलिड है और ये ऑफर वैलिड है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। UPHSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, उसका हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। सॉल्व के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 30 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज रहता है और क्वेश्चन नंबर 31 to 100 जो है आपका बॉटनी पार्ट से आता है। तो हमने पिछले वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें 31 से लेके 45 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इसमें देखते हैं हम 46 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज अ डिस्प्यूट अबाउट पेरेंटेज ऑफ अ चाइल्ड इज बीइंग सेटल्ड बाय अ मदर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन डिसाइडिंग द पेरेंटेज। कह रहा है एक डिस्प्यूट जो था, किसी चाइल्ड का पेरेंटेज क्या है, वो एक मदर द्वारा सेटल्ड कर दिया जाता है। अब इसमें जो है कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है कि ये डिसाइड जिसने किया ये पेरेंटेज, ठीक है, मतलब उस चाइल्ड का पेरेंट कौन है। A, similar karyotypes should be present in the mother and child. B, the chromosome number in both should be the same. A child would inherit 1 millisatellites from mother. D, northern blotting shows same DNA sequences. तो अगर आपको याद होगा, आप DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे, जिसको DNA टाइपिंग, DNA प्रोफाइलिंग या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका मिनी सैटेलाइट्स होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में आते हैं, उनके बेसिस पे हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं पेरेंटेज का, वो भी सॉल्व किया जाता है। और इस टेक्निक को डेवलप किया था एलेक्स जेफरी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कौन है, लालजी सिंह है, जो BHU से एसोसिएटेड थे। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूज ऑफ। देखिए, अगर आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप टिश्यू कल्चर का हेल्प लेते हैं और वहाँ पे जो है प्रोडक्शन जो किया जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, वो सेल सस्पेंशन जो कल्चर होता है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सेल सस्पेंशन कल्चर का लेग के यूज करके हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एज अ फ्यूजन इज। कह रहा है जो बहुत ज्यादा जो केमिकल यूज किया जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में, वो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब होता है कि अ सेल विदाउट सेल वॉल, उसे हम प्रोटोप्लास्ट करते हैं। और ये जो होता है जहाँ पे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, वहाँ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपका आगे इसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाला केमिकल है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएथिल ग्लाइकॉन बोलते हैं। ओके, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा डी, जिसका शॉर्ट फॉर्म पेग भी है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल सोस टोटिपोटेंसी। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है प्लांट टोटिपोटेंसी जो है शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए टोटिपोटेंसी मींस कैपेबिलिटी ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस होल प्लांट इज नोन एज टोटिपोटेंसी। और ऐसे सेल्स जो टोटिपोटेंट होते हैं वो कहलाते हैं मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम सेल्स में कैपेबिलिटी होती है वो एक ही सेल से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो क्या करें, प्रोड्यूस कर दें। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो
प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है इसमें। अगर आपसे और भी केमिकल का नाम पूछे तो NaNO3 हाई पीएच और हाई कैल्शियम का ट्रीटमेंट देते हैं, ये भी केमिकल में आता है। पॉलीथिन ग्लाइकॉल तो है ही है। अगर आपसे और कोई ये पूछा जाए केमिकल ना हो के फिजिकल, तो इलेक्ट्रो फ्यूजन जो है जिमरमैन ने 1982 में ये बताया था, इसका भी हम यूज़ करते हैं। अब आ जाएं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ बीटी कॉटन इज दैट, कह रहा है जो कंट्रोवर्सी है बीटी कॉटन का यूज करने के लिए, अगर आपको बीटी कॉटन नहीं पता हो तो फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए था, जहां पे जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं वो आपको बताया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए हैं। बीटी कॉटन है, फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ऐसे करके गोल्डन राइस वगैरह है, वो सब ट्रांसजेनिक प्लांट्स में आते हैं। उनमें से एक बीटी कॉटन है। बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस thuringiensis एंड कॉटन इज अ प्लांट। सो दिस कॉटन प्लांट इज अ transgenic plant having the genes from the Bacillus thuringiensis so that they can survive from the attack of bollworm। तो यहाँ पे लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी है, क्या ये सही है? तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि कंट्रोवर्सी एक्चुअली में है क्या, कि जो यहाँ पे बीटी कॉटन हम यूज कर रहे हैं इट इज पोटेंशियली हार्मफुल टू मोनार्क बटरफ्लाइज, और सेकेंड इज अ पोटेंशियल allergen टू ह्यूमंस, और बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, और डी ऑप्शन इज कैन कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर। तो आप देखेंगे जो यूपीएचएससी ने आंसर की दिया है उसमें इन्होंने दिया है सी कि बोथ ये मोनार्क बटरफ्लाइज के लिए हार्मफुल है और अलर्जेंट भी है ह्यूमंस के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं अगर रेफरेंसेस की बात करता हूँ, जो रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, जो मोनार्क बटरफ्लाई कंट्रोवर्सी है 1999 का, वो जो है एसोसिएटेड है, इनका एक पेपर है लोजे एटल का जो कि नेचर में पब्लिश हुआ था, जहां पे उन्होंने कंपेयर किया था मोनार्क बटरफ्लाई जिसका साइंटिफिक नाम डैनस प्लेक्सिपस है, वो लार्वल उनके फीडिंग साइकिल पे इन्होंने वो किया था, काम किया था। मिल्कवीड जो प्लांट है एस्कलेपियाज क्यूरोसाविका, उन्होंने उस पे जो N4640 बीटी मेज का पॉलन है वो डस्ट किया था और कंट्रोल भी रखा था उन्होंने प्लांट पे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लार्वे होते हैं वो ऐसे डस्टेड पॉलन पे जो कि बीटी मेज है वहाँ पे स्लोअर ग्रो करते हैं। तो उन्होंने ये चिंता जताई थी कि ये हार्मफुल है मोनार्क बटरफ्लाइज के लिए। तो मेरा जितना मुझे सोर्सेज मिले वहाँ पे बीटी कॉटन से इसका रिलेशन नहीं मिला। दैट मीन मोनार्क बटरफ्लाइज एक्चुअली रिलेटेड टू पोटेंशियल हार्मफुल, जो ये कंट्रोवर्सी है ये रिलेटेड है बीटी मेज से, ना कि बीटी कॉटन से। और जो सेकंड वाला है कि ये पोटेंशियली अलर्जेंट है, हो सकता है ह्यूमंस के लिए, ये बीटी कॉटन से एसोसिएटेड है। तो मैं जाना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के ही साथ में, इज अ पोटेंशियल अलर्जेंट टू ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। स्टार्च कंटेंट ऑफ पोटैटोज कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग बैक्टीरियल जीन नोन एज, कह रहा है कि हम पोटैटोज का जो है स्टार्च कंटेंट बढ़ा सकते हैं बैक्टीरियल जीन्स का यूज करके। वो जीन कौन सा है? सुक्रोज फास्फेट सिंथेज जीन, एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज जीन, पॉलीगैक्टोरेनेज जीन एंड नन ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे कुछ स्ट्रक्चरल जीन है ई कोलाई में, एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज, ये क्या होते हैं? इनका अगर ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं पोटैटोज का, तब जो ट्रांसफॉर्म्ड पोटैटोज होते हैं वहां पे आपको 25 to 60% ज्यादा स्टार्च वहां पे देखने को मिलता है। तो यही एंजाइम आपका जो एटीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज जीन है, यही आपका एसोसिएटेड है कि जो ये इंक्रीज होता है स्टार्च का कंटेंट पोटैटोज में। तो इसी के साथ हम जाएंगे इसी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ बेसल एंजियोस्पर्म। देखिए अगर आप बेसल एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर एक मॉर्फोलॉजिकल एरा था, अब मॉलिक्यूलर एरा आ गया है। इसमें बहुत सारे जीन का यूज करके, जैसे आरबीसीएल है, मैट के है, आरबीसीएल है, जीन के कंजर्व रीजन होते हैं हमारे डीएनए में, उनका यूज करके हम फाइलोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हमें बेसल एंजियोस्पर्म मिलते हैं। और जो बेसल एंजियोस्पर्म है उनको हम एनीटा ग्रुप या ग्रेड भी बोलते हैं, जो कि बना हुआ था अम्बोरेला से, निम्फियल से और एस्ट्रोबायरल्स ऑर्डर से। अनीटा स्टैंड किसके लिए करता है? अम्बोरेला, निम्फिलियल्स, इलिशियस, ट्राइमिनिएसी, एस्ट्रोबायरला। तो आप देखेंगे ANITA, ये हो गया अनीटा, और यही आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है जो कि हमारा क्वेश्चन है। और लेकिन अभी ये जो अनीटा ग्रुप है अभी इसको शॉर्ट कर दिया गया है एना ग्रेड में, जहां पे 3 ऑर्डर हैं, अम्बोरेस, निम्फिलियस और एस्ट्रोबायल्सी आते हैं, क्योंकि जो ऑर्डर एलिसियस था वो अब फैमिली में रिड्यूस कर दिया गया है एलिसिएसी, और ये ट्राइमिनिएसी के साथ ही रखा गया है, एक ही ऑर्डर में एस्ट्रोबायल्स के अंदर ही रखा गया है। तो अनीटा ग्रुप जो है वो अब एना ग्रेड हो गया है।
ये क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू इज ऑफ एम्फिथीशियल ओरिजिनेज, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये कई बार पूछा जाता है और भी जो एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी ये कई बार पूछा जाता है कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो आप देखेंगे हिपैटोकॉप्सिडा में और ब्रायोप्सिडा में ये इंडोथीशियम से होते हैं। अब इंडोथीशियम और एपिथीशियम क्या है, जब आपका जाइगोट डिवाइड होता है कई सारे सेल्स में, मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाता है तो वो दो में डिवाइड हो जाता है, इंडोथीशियम में और एम्फिथीशियम। ठीक, अब इंडोथीशियम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर एम्फिथीशियम बनाता है, स्पोरोफाइट के रेफरेंस में ये बात हो रहा है। तो जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये एम्फिथीशियल ओरिजिन से केवल इंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर में ही बनता है। और वहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन में तो रिक्शिया मार्केंसिया हिपैटोकॉप्सिडा का है, फ्यूनेरिया ब्रायोप्सिडा का है और एंथोसिरोस केवल एक मेंबर है एंथोसिरोटॉप्सिडा का, इसीलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। 54 पे आते हैं। मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स ड्यूरिंग, कह रहा मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन जो है बायोडाइवर्सिटी का वो किस पीरियड में हुआ था। तो ये तो मुझे बुक्स में नहीं मिला कहीं पे, पर रिसर्च आर्टिकल है एक यहाँ पे सिल्वेस्ट्रो डी का और कुछ एसोसिएटेड ऑथर्स हैं, 2015 में इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, रिविजिटिंग द ओरिजिन्स एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वैस्कुलर प्लांट थ्रू अ कंप्रहेंसिव बेसिक एनालिसिस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। ये छपा था आपका न्यू फाइटोलॉजिस्ट एक जर्नल है उसमें। ठीक, तो उसमें लिखा गया है द हाईएस्ट डाइवर्सिफिकेशन वैल्यूज वर डिटेक्टेड इन द लेट डिवोनियन एंड अर्ली सीनोजोइक में। तो यहाँ पे आपका डेवोनियन पीरियड है, तो डेवोनियन पीरियड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। बोला है स्टोमेटा ऑफ ग्रासेस आर, जो ग्रासेस का स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, एनेमोसाइटिक, एनासोसाइटिक, डायसाइटिक और पैरासाइटिक। अगर आप बुक कोई भी बेसिक बुक्स उठाते हैं तो वहां पे एक साइंटिस्ट थे मेटकाल्फे और चाक, 1950 में इनका क्लासिफिकेशन मिलता है और इन्होंने ये 4 भागों में बांटा है, एनेमोसाइटिक, एनासोसाइटिक, डायसाइटिक, पैरासाइटिक। वहां पे आपको कहीं भी पोएसी या ग्रैमनी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे एनेमोसाइटिक स्टोमेटा यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एनेमोसाइटिक है। तो एनेमोसाइटिक में क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होते हैं और उसके पास पास में जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो एपिडर्मल सेल्स के ही जैसे दिखते हैं। ठीक, तो जब भी आप माइक्रोस्कोप के नीचे मान लीजिए लीफ पील रखते हैं तो आपको केवल स्टोमा दिखेगा, सब्सिडरी सेल नहीं दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें एनाइसोसाइटिक में तो गार्ड सेल जो होता है उसके चारों ओर आपको 3 जो है वो भी मिलेंगे, सब्सिडरी सेल्स मिलेंगे और वो थोड़ा सा अलग दिखते हैं एपिडर्मल सेल से। और एनाइसोसाइटिक का मतलब है वो बराबर नहीं होते, 2 बड़ा रहेगा 1 छोटा रहेगा। वहीं अगर हम बात करें और जो है आपका डायसाइटिक पे आ जाते हैं। डायसाइटिक आप देखते हैं ऐसा दिखेगा, डायसाइटिक ये जो पिक्चर है, जो आपका गार्ड सेल रहता है और जो सब्सिडरी सेल 2 सेल ही होगा और उसके राइट एंगल पे रहेगा, मतलब पैरेलल होता है जब इसी के जैसा होता है, लेकिन ये देखिए राइट एंगल पे है तो इसको हम बोलते हैं डायसाइटिक। और है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का मतलब बगल बगल होना। ये देखिए ये गार्ड सेल है, इसके पैरेलल ही जो है इसका सब्सिडरी सेल है, इसे डायसाइटिक बोलते हैं। और इसी पैरासाइटिक का एक सब क्लास है ग्रेमिनॉइड, मतलब ग्रासेस में ऐसे होता है। ठीक है, ये देखिए आपका गार्ड सेल हो गया, ये हो गया आपका सब्सिडरी सेल। तो इसमें कहीं पे ग्रेमिनॉइड दिया नहीं है, लेकिन जो स्टोमेटा है ग्रासेस का ये पैरासिटिक के अंतर्गत ही आता है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। होप कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन 56 पे आते हैं। बोला है एंटी मलेरियल ड्रग जो है किससे ऑब्टेन्ड होता है, इफेड्रा फोलियाटा, टैक्सस बकाटा, आर्टिमिशिया अनुआ और बॉर्लेलिया क्रिस्टाटा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी प्लांट दिए गए हैं, जैसे टैक्सस बकाटा है तो उससे टैक्सॉल निकलता है, और इफेड्रा है तो उससे इफेड्रिन निकलता है, आर्टिमिशिया इनुआ है तो उससे आर्टिमिशिन निकलता है, बार्लेरिया तो यहाँ पे नहीं मैंने दिया है, जी हाँ बार्लेरिया मैंने नहीं लिया है। ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, प्रोडक्ट है, इनका प्लांट सोर्स ये है, इनके यूजेस ये हैं। तो एंटी मलेरियल आप देखेंगे ये है एंटी मलेरियल। आर्टिमिशिया जो प्लांट है एक, उससे आर्टिमिसिन निकलता है जो एंटी मलेरियल ड्रग होता है, और यही यहाँ पे सही है। और एक प्लांट का आप याद रखिएगा एंटी मलेरियल, वो सिंकोना ऑफिसिनेलिस होता है जिसका प्रोडक्ट क्या है, क्यूनिन है। तो ये दोनों एंटी मलेरियल हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोटिपिक जीनस, इसमें से कौन सा प्लांट मोनोटिपिक जीनस है। मोनोटिपिक का मतलब ऐसा जीनस जहां पे केवल एक ही स्पीसीज हो उस जीनस में और कोई स्पीसीज नहीं हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी माइक्रोसाइकस। माइक्रोसाइकस जो आपका प्लांट है, माइक्रोसाइकस जीनस के अंदर केवल एक ही स्पीसीज है, माइक्रोसाइकस कोलोकोमा।
माइकोसाइकस ग्लूकोमा तो एक मोनोटिपिक जीनस है। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो नीटम, जैसे नीटम देखिए, नीटम एक्यूटम, अफ्रीकानम, अर्बोरियम, ऐसे लिस्ट जो है बहुत लंबा है। नीटम के अंदर बहुत सारे स्पीसीज आते हैं। वहीं जामिया का आप देखेंगे, जामिया को नीटम से ज्यादा भी इसके अंदर प्लांट है। ये देखिए जामिया सारा स्पीसीज ही है। और अगर लास्ट में बात करें इफेड्रा का आप देखेंगे, इफेड्रा देखिए एलाटा से लेके इसका भी लिस्ट बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो ये मोनोटिपिक नहीं होता है। ऐसे स्पीसीज जिसमें बहुत सारे स्पीसीज हो उनको मोनोटिपिक जीनस नहीं बोला जाता है। तो माइकोसाइकस में एक ही है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। आर्कियोप्टेरिस एक प्लांट है, एक जीनस है जो कि प्रोजिम्नोस्पर्म कहलाता है। ये ट्री है, इसका जो है एनाटॉमिकल फीचर जिम्नोस्पर्म से मिलता है और इस पे फर्न लाइक लीव्स होते हैं। सो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। कल्चर स्टार्टेड फ्रॉम पॉलन साकार्ड। जो कल्चर पॉलन से स्टार्ट होते हैं वो किस में आते हैं? तो ये ना तो सिंगल सेल कल्चर है, ना तो नॉन वायबल कल्चर, ना तो सिंगल सेल सस्पेंशन कल्चर। ऐसे कल्चर जो स्टार्ट होते हैं पॉलन से, ठीक है। पॉलन कल्चर एक टेक्निक है जहां पे आप आइसोलेटेड पॉलन को भी ग्रो करा सकते हैं, या तो प्लेस कर दें आप एंथर को ही किसी सिंथेटिक कल्चर मीडियम में, जैसे कि इसका डिस्कवरी गुआ माहेश्वरी ने किया था 1964 में। तो ये एसोसिएटेड है एंथर कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। द फाइटोहार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज। फाइटोहार्मोन्स को और हम किस नाम से जानते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, ग्रोथ फैक्टर्स। तो आप देखेंगे कि फाइटो हार्मोन्स के लिए हम इन टर्म्स का भी यूज करते हैं। मींस फाइटो हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस एंड ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो सभी के सभी सही हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा सही। तो ये था आपका यूपीएचएससी का सेकंड पार्ट। बाकी के जो सारे क्वेश्चन है वो मैं लाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। इसके देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी। और आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है।